हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम N38 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम N सीरीज के 37 भाग पढ़ चुके हैं और आज यह हमारा 38वां भाग है। आज मैं कराने वाली हूँ आपको भारत का प्राचीन इतिहास। भारत के प्राचीन इतिहास से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना, ये वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। आप सुनेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, तो लास्ट तक सुनते रहिएगा ताकि आपको ये टॉपिक याद हो जाए। जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा मैं एक से दो उसको 2 बार से 2 से 3 बार बोलूँगी, तो वो आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये जो 2 इतिहास के पार्ट हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूनिट 2 का जो आपका सिलेबस है, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, मेरी यूनिट 2 की बुकलेट है। अगर आपने प्री का नोट्स लिया होगा तो आप उनको पहले पढ़ लिए होंगे, तो मेरे को एक बार सुन लीजिएगा और फिर वो पढ़ लीजिएगा, तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे ये वाले चैनल को। मेरा न्यू चैनल जो है जीके ट्रिक विद आकांक्षा, वहाँ पे इतिहास का मैंने कल 60 दर्शन, जो 6 दर्शन हैं, मतलब कि जैमिनी किसके प्रणेता हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है, उत्तर मीमांसा के प्रणेता कौन है, पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन है, तो ये सभी को मैंने ट्रिक द्वारा करवाया है, जिससे आपको 2 मिनट में चुटकियों में पूरा का पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में डालूंगी, ध्यान रखिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ही बताती जा रही हूँ, ध्यान से सुनती जाइएगा। थोड़ा सा नॉलेज इसका ले लो कि क्या होता है ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो ऐसे इस काल के जो लेख हैं वो लिखे तो गए हैं, लेकिन हमको ऐसे लिखे गए हैं, ऐसी भाषा में हैं जो हम पढ़ नहीं सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जहाँ लिखित विवरण नहीं मिलता। आद्य ऐतिहासिक काल मिलता तो है आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। ऐतिहासिक काल जिसके प्रमाण लिखित रूप से उपलब्ध है और उन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। ऐतिहासिक काल को अलग अलग भागों में बांटा गया। अब जो क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं वो सुनिए। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का आधार क्या था? शिकार था। पूर्व पाषाण युग में, पूर्व पाषाण होता है, मध्य पाषाण होता है, नव पाषाण होता है। सबसे पहला जो इतिहास काल को बांटते हैं वो पूर्व पाषाण युग में बांटते हैं। तो पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का आधार क्या था? शिकार था। याद रखिएगा, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का आधार क्या था? शिकार। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार तथा मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास नवपाषाण काल में हुआ। आपसे पूछेंगे आग का आविष्कार कब हुआ, आपको टिक लगा देना है पुरापाषाण काल में। याद रखिएगा, उस समय क्या होता था, माचिस वगैरह तो उस समय चलती नहीं थी, तो पत्तियों से रगड़कर आदि मानव जो है आग जलाता था, तो उसी से ही उन्होंने आग का आविष्कार कर दिया था। अब आपसे पूछे पहिए का आविष्कार कब हुआ, कृषि का आविष्कार कब हुआ, मनुष्य लोगों में रहने की प्रवृत्ति के हम घर बनाए रहें, ये कब हुआ? तो ये नवपाषाण काल में हुआ। प्रथम पालतू जानवर कौन था? प्रथम पालतू जानवर था कुत्ता। प्रथम पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। प्रथम औजार कौन सा था? प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु के अतरीपक्कम से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु के अतरीपक्कम से प्राप्त हुआ है। पहला पालतू जानवर क्या मिला है? तो वो मिला है कुत्ता। पहला औजार क्या मिला है? पहला औजार मिला है कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? तो ये अतरीपक्कम से मिली है, तमिलनाडु के। प्रथम फसल कौन सी थी? प्रथम फसल थी गेहूँ। पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज भारत में सर्वप्रथम किसने की? पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। पुरापाषाण औजारों की खोज किसने की? 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म हथनौरा से प्राप्त हुआ है। ये हथनौरा कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, जो कि एक पुरापाषाणकालीन स्थल है। याद रखिएगा, हथनौरा में हथ है, हाथी से, और ऐसे ही हाथी का जीवाश्म मिला है। तो हाथी का ये भी पूछते सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो वो हथनौरा से मिला है।
सर्वप्रथम मानव खोपड़ी के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वप्रथम मानव खोपड़ी के जो जीवाश्म हैं वो नर्मदा नदी के निकट से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मानव खोपड़ी के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा नदी के पास से प्राप्त हुए हैं। मानव चित्रकारी के सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मानव चित्रकारी के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से। मानव खोपड़ी के कहाँ से मिले हैं? नर्मदा नदी के तट से। और मानव चित्रकारी के कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका की गुफाएं से। भीमबेटका की गुफा जो कि रायसेन जिले में है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भीमबेटका को कब शामिल किया गया। तो आपसे पूछे ताम्र पाषाणिक काल क्या होता है? तो जिस काल में मनुष्य ने तांबे और पत्थर के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था, उस काल को हम ताम्र पाषाणिक कहते हैं, जिसमें तांबे का भी यूज़ हुआ और पत्थरों का भी यूज़ हुआ। चित्रित मृदु भांडों का सबसे पहले प्रयोग ताम्र पाषाणिक युग में ही मिलता है। याद रखिएगा, चित्रित मृदु भांडों का उपयोग सबसे पहले या प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ताम्र पाषाणिक युग में ही मिलता है। मालवा और मध्य भारत में कायथा और एरन की बस्तियाँ ताम्र पाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियाँ हैं, जो मध्य प्रदेश में हैं। मालवा और मध्य भारत में कायथा और एरन की बस्तियाँ ताम्र पाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियाँ हैं, जो कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ताम्र पाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियाँ कहाँ पर हैं? तो कायथा है और एरन सागर जिले में पड़ता है, कायथा उज्जैन में पड़ता है, ये जो मध्य प्रदेश में ही है। इनाम गांव महाराष्ट्र ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? इनाम गांव। प्राचीन कौन थी? हमारे मध्य प्रदेश में थी कायथा और एरन। और सबसे बड़ी कौन सी थी? इनाम गांव थी। इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, जो किलाबंदी, हाथी दांत तथा शिल्पकार आदि के लिए प्रसिद्ध था। सबसे पहले ताम्र पाषाण युग के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? ये हमारा भारत का नीचे का हिस्सा है। यहाँ पर अरब सागर है और दूसरी साइड बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तीनों ओर हमारा भारत समुद्र से घिरा हुआ है, तीनों ओर से। तो जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसको ही हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ये जो हमारा भारत का ये वाला जो हिस्सा है साउथ का, मध्य प्रदेश के नीचे से लेके साउथ का, तो ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और यहीं पर बड़े बड़े गांव बसाए थे ताम्र पाषाण युग के लोगों ने। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दैमाबाद भी ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी, जो कि जोरवे संस्कृति से जुड़ी हुई थी। ताम्र पाषाण कालीन जो बस्ती थी उसको दैमाबाद याद रखिएगा। दैमाबाद आपसे पूछेंगे अगर हड़प्पा कालीन सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो वो दैमाबाद ही होगा, जो कि जारवे संस्कृति से संबद्ध थी। इसके बाद सामर झील जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण का प्रमाण मिलता है। आपसे पूछें कि विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो सामर झील से ही मिलता है। चौपानी माड़ा कहाँ पे है? चौपानी माड़ा एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ पर विश्व के प्राचीनतम मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? चौपानी माड़ा में। चौपानी माड़ा में मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं और सामर झील में विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण का प्रमाण मिला है। सोने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कौन सा साक्ष्य मिला है? सोने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कर्नाटक की कोलार खान से मिलता है। यहीं पर सोना पाया जाता है हमारे भारत में। तो सोने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कर्नाटक की कोलार खानों से। सिंधु हड़प्पा सभ्यता अगर देखें तो सिंधु हड़प्पा सभ्यता, ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC मेंस में कि, और प्री में भी पूछा जा चुका है कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था। तो 2300 से 1750 ईस्वी तक सिंधु हड़प्पा सभ्यता थी। इस सभ्यता के अलग अलग नाम मिलते हैं। कोई बोलता है सिंधु सभ्यता है, कोई कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता है, और ये हड़प्पा। जैसे इसकी खोज होती गई, पहला स्थान मिला हड़प्पा, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता मिल कहने लगे। सिंधु नदी के किनारे मिली तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता बोलने लगे और सिंधु घाटी सभ्यता बोलने लगे। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो विश्व की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही थी। सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन तथा जल निकासी के लिए जाने जानी थी। सिंधु सभ्यता के समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताएं कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऐसा खुदाई से पता चला है कि मेसोपोटामिया की मतलब जो मिस्र की सभ्यता है वो भी, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता है वो भी इसी काल में जब हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी तभी आई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में दजला फरात के नाम से प्रसिद्ध है और नील नदी की सभ्यता मिस्र के आसपास फैली है। सिंधु नदी की सीमा बनाने वाले स्थल देख लीजिए। देखो, सबसे पहले उत्तरी सीमा
सीमा जो बनाता है वो जम्मू कश्मीर का मांडा बनाता है और मांडा चिनाव नदी के किनारे। फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं ट्रिक करवाऊँगी आपके लिए कि जैसे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है ना, या लोथल किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो ये स्थल एक ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। वो ट्रिक आपको मेरे नए चैनल जीके ट्रिक विद आकांक्षा पे मिलेगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगी, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे लेना चाहते हो, आपको अगली प्री में भी काम आएंगे और अभी के भी काम आएंगे, और या आप हमारी MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं जो कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में उपलब्ध है। 5000 प्रश्न है, मतलब 5000 वस्तुनिष्ठ MCQ, उनको आप प्रैक्टिस सेट की तरह या टेस्ट सीरीज़ की तरह दोनों की तरह से यूज़ कर सकते हैं। हर यूनिट से वहाँ 400 से 500 प्रश्न ले गए। रामबाण टेस्ट सीरीज़ है, वो भी आप हमसे ले सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। तो मांडा जम्मू कश्मीर नदी पे है और चिनाव जम्मू कश्मीर, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाव नदी पर है। अगर हम ये उसकी उत्तरी सीमा बनाता है, अगर उसकी पश्चिमी सीमा में देखें तो पश्चिमी सीमा में है सुद कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में आता है वर्तमान में, और ये दास्क नदी के किनारे है। अगर हम जो इसकी पूर्वी सीमा देखें तो पूर्वी सीमा पे आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन नदी के किनारे है। तो आलमगीरपुर इसकी पूर्वी सीमा बनाता है। और दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? दायमाबाद बनाता है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी के किनारे। तो पूर्वी सीमा कौन बना रहा है? मांडा बना रहा है। पश्चिमी सीमा कौन बना रहा है? सुद कांगेडोर बना रहा है। उत्तरी सीमा पूर्वी सीमा कौन बना रहा है? आलमगीरपुर बना रहा है। और दक्षिणी सीमा कौन बना रहा है? दायमाबाद। ये हड़प्पा स्थल की पूरी सीमाएं हैं। उत्तरी मांडा, उत्तरी सीमा मांडा बनाता है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर बनाता है, पश्चिमी सीमा सुद कांगेडोर बनाता है और दक्षिणी सीमा दायमाबाद बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के गोटमोबरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने राय बहादुर साहनी के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी। तो आपसे पूछेंगे हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। किसके नेतृत्व में की? जॉन मार्शल ने के नेतृत्व में। कब की? 1921 में। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में की गई थी, और इसी के निर्देशक थे जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। इस सभ्यता का सर्वाधिक विकास भारत के गुजरात में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के किस नगर में ज़्यादा हुआ है? तो गुजरात में। भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग तथा IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने सिंधु सभ्यता की प्राचीनता को लेकर और भी कई जानकारियां दी हैं। भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहा जाता था। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु भाषियों ने ही किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में वास्तुकला का आरंभ किसने किया? तो सिंधु भाषियों ने ही किया। अब हम पढ़ते हैं कृषि। तो चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले? तो चावल के साक्ष्य हड़प्पा इस काल में लोथल और रंगपुर से मिले। कहाँ से मिले? लोथल और रंगपुर से मिले। विश्व में कपास उगाने वालों में सिंधुवासी प्रथम थे। कपास सबसे पहले किसने उगाए? सिंधुवासी ने। सिंधुवासी हल के प्रयोग से भी परिचित थे और उनकी प्रमुख फसल गेहूं तथा जौ थी। याद रखिएगा, सिंधुवासियों की प्रमुख फसल क्या थी? एक तो गेहूं थी और दूसरी क्या थी? जौ थी। पशुपालन के बारे में पढ़ें तो सिंधु सभ्यता जो वासी थे वो हाथी और घोड़े से परिचित थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके। जो गैंडा है उसके साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है, किसके साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं मिले हैं। सुरकोटड़ा, कालीबंगन तथा लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। प्रमुख स्थल कौन से हैं? सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। दयाराम साहनी और माधो स्वरूप बस्से ने की थी। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। अगला है हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान को समाधि को R37 नाम दिया है। ये इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा के जो सामान्य आवास क्षेत्र था वहाँ का जो दक्षिण में जो कब्रिस्तान था उसकी जो उस पर समाधि बनी हुई थी, मतलब कब्रिस्तान था, उसको R37 नाम दिया है। यहाँ से अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं।
स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जैसे उर्वरता की देवी माना जाता है, ये भी यहाँ पे मिला है। जैसे ये पता चलता है ये लोग, यहाँ का जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। ईंटों का वृत्ताकार चबूता मिला है। प्रसाधन केस का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, मतलब सजने धजने का। गधे की हड्डियाँ मिली हैं। तांबे की बनी एक गाड़ी मिली है और तांबे का पैमाना मिला है। मोहनजोदड़ो तो क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछें कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर कौन था, तो वो मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। कहाँ से मिला? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले से मोहनजोदड़ो मिला है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अगर अर्थ देखें तो सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है? तो मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है, मृतकों का टीला। यहाँ पे प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे एक इमारत प्राप्त हुई है, अन्नागार, और ऐसा माना जाता है ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ से एक बृहद स्नानागार एक प्राप्त हुआ है। यह कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। याद रखिएगा कौन सी? पशुपतिनाथ की। इस मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। देखो हाथी का मिला है, गैंडे का मिला है, चीते का मिला है और भैंस। ये भी क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति, इसमें किस पशु का चित्र नहीं है? तो आपको याद रखना है हाथी का है, गैंडा का है, चीता का है और भैंस का है। यहाँ पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा भी विद्यमान थी। पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पिगट ने कहा है। अब हम पढ़ते हैं चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो जो कि 1931 में इसकी खोज हुई थी। चन्हूदड़ो की कब हुई थी? 1931 में हुई थी चन्हूदड़ो की खोज। और इसकी खोज करता है चन्हूदड़ो के गोपाल मजूमदार। ये सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है चन्हूदड़ो। और ये नदी सिंधु नदी में के है। और यहाँ पर झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चन्हूदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था वो कौन सा था? वो भी यही था। कौन सा था? सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था वो कौन सा था? तो वो सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था वो था चन्हूदड़ो। यहाँ पे चन्हूदड़ो से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। लिपस्टिक का साक्ष्य भी मिला है। और ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के चिन्ह भी मिले हुए हैं। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? चन्हूदड़ो से मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चन्हूदड़ो से मिले हैं। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ो से मिला है। अब हम पढ़ते हैं लोथल। लोथल गुजरात में आता है। इसकी खोज हुई थी 1955 से 1962 में। खोज करता थे रंगनाथ राव। स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में और ये भोगवा नदी के किनारे है। जो लोथल है ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। पूछते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल था और पश्चिमी एशिया में था। यहाँ से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। कहाँ से मिले हैं सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर? लोथल से मिले हैं। लोथल को एक गोदी मतलब बंदरगाह भी बोलते थे। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहर तथा बाजरे का साक्ष्य भी लोथल से मिला है। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोथल बंदरगाह है, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है और यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है वर्तमान में। इसकी खोज 1953 में हुई थी। खोजकर्ता इसके थे वी लाल और वी थापर। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में ये था और इस घग्गर नदी के किनारे थे। और कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से शल्य क्रिया के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। शल्य क्रिया के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शल्य क्रिया के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। मिट्टी की लिंग व योनि एक साथ बने हुए प्रतीक यहाँ से मिले हैं। हवन कुंड तथा अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। युग्म समाधियाँ भी कालीबंगा से मिली हैं। एकमात्र स्थल जिसका निचला शहर भी किलों से घुरा हुआ है वो कालीबंगन ही है। कहाँ पर है? गुजरात में। रोपड़ पंजाब में है वर्तमान में। इसकी खोज 1953 से 56 में हुई थी।
खोजकर्ता थे इसके यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ के कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। स्थित पंजाब के रोपड़ में है और ये रोपड़ जो है सतलुज नदी के किनारे है। रोपड़ कहाँ पर है? सतलुज नदी के किनारे है। और ये रोपड़ से ही नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का भी रोपड़ से साक्ष्य मिला। ऐसा माना जाता है कि इस स्थल का विनाश आग लगने के कारण हुआ। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा की खोज 1990-91 में हुई थी। खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे और ये गुजरात में है। यहाँ यह मानसर और मनहर नदी पर है। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। और यहाँ पर सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर सूचना पत्र के रूप में मिले हैं। यहाँ जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है और यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। सुतकोटदा कहाँ है? सुतकोटदा 1964 में खोज हुई थी। जगपति जोशी इसके खोजकर्ता हैं। गुजरात के कच्छ जिले में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगली लाइन है। यहाँ पर घोड़े के जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि घोड़े के जीवाश्म कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सुतकोटदा में पाए जाते हैं। यहाँ पर एंटीमनी का घड़ा भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर खिलौने बनाने का केंद्र भी था। यहाँ समाधान की नई विधि कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। रंगपुर की खोज कब हुई थी? 1953-54 में हुई थी। खोजकर्ता रंगनाथ राव थे। ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में है और ये मादर नदी के किनारे पर है। यहाँ पे से भी प्राक हड़प्पा तथा उत्तरकालीन हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। बनवाली की खोज 1974 में हुई थी। RS बिष्ट ने की थी और हरियाणा के हिसार जिले में है। कौन? बनवाली। इसकी नदी थी, रंगोई नदी के किनारे था और यहाँ पर मकानों पर मिट्टी के लेप के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी का खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। मिट्टी का हल मिला है और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जौ पाया जाता है। राखी घड़ी की खोज करते हैं सूरजभान। राखी घड़ी और बनावली दोनों हरियाणा में हैं। घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की तीनों अवस्थाएँ मिली हैं। और ये राखी घड़ी जो है वो धौलावीरा से बड़ा है और यहाँ पर ताम्र उपकरण मिले हैं। आलमगीरपुर की खोज 1958 में हुई थी। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और ये जो है पूर्वी सीमा बनाता है। ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। जब हड़प्पा पतन उन्मुख हो गई थी तो इसके चरण का ये घोतक है। मृदभोन बर्तनों पर मरी गिलहरी की चित्रकारी जो है वो यहीं पर मिलती है। यहाँ से कोई मुद्रा प्राप्त नहीं। अगला है मीताथल। मीताथल की खोज 1968 में हुई थी। सूरजभान ने की थी और मीताथल हरियाणा के भिवानी में है। मीताथल भी हरियाणा में है और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। फिर है कुणाल भी हरियाणा के हिसार में है। सरस्वती नदी के किनारे है कुणाल और यहाँ पर प्राक हड़प्पा कालीन है। एकमात्र स्थल जहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं वो कुणाल है। अगला है मालवण की खोज की थी आल्विन तथा जोशी ने। गुजरात के सूरत जिले में है और ये ताप्ती नदी का मुहाना है। कौन सा? मालवण। अगला है संघोल चंडीगढ़ के लुधियाना में है। कहाँ पर है संघोल? याद रखिएगा संघोल कहाँ पर है? चंडीगढ़ के लुधियाना में है। खोजकर्ता कौन है? SS तलवार तथा RS बिष्ट। तांबे की 2 छेनियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। तांबे की 2 छेनियाँ कहाँ पर पाई गई हैं? संघोल में। और यहाँ पर अग्निकुंड के साक्षी मिले हैं जो वृत्ताकार है। अगला है कोटदीजी की खोज हुई थी 1955 में। किसने की थी? फजल अहमद ने। कहाँ, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। उसके अगला है आमरी की खोज की थी MG मजूमदार और JF केसल ने। यहाँ पर प्राक हड़प्पा कालीन स्थल के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा आमरी से 12 सिंघा के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता को और कौन सी सभ्यता कहा जाता है? ताम्रपाषाणकालीन, कांस्य युगीन, ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। जुते हुए खेल और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक जो अंकन मिलता है वो श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। क्वेश्चन आएगा हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? श्रृंगी पशु का।
सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और हम जो लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं और ये लोग लिखते थे दाएं से बाएं। मन के बनाने का कारखाना कहाँ पर है? चन्हूदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के सभी नगरों में घरों के दरवाजे सड़कों की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल के ऐसे दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तौल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं प्रचलित थीं, एक पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण और एक दाह संस्कार। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ये ध्यान रखिएगा, तलवार से परिचित नहीं थे और पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। वृक्ष पूजा, शिव पूजा, कुवड़ वाला साण इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा जो थी वो विद्यमान थी। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो हमारा जो स्वास्तिक चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। किससे? स्वास्तिक चिन्ह से। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी प्रकार के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा वासी जो थे वो चांदी से परिचित थे। सिंधु लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया था एल.ए. बेंडल ने। सिंधु लिपि को पढ़ने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? एल.ए. बेंडल ने किया था। स्त्री की मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से यह अनुमान लगाया गया कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती तथा ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करता। अभी हमने पढ़ा कपास का उन्होंने पहले उपयोग किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य की मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सिंधुवासियों को गन्ने का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो कालीबंगन से जो मोहरें मिली हैं उस पर पशु बलि के प्रमाण भी मिले हैं। पांसा जो है, पांसा जो हम खेलते हैं, आपने खेला होगा, जो पांसा अपन डाल के पांसा खेलते हैं, तो ये यहाँ पे प्रमुख जो मनोरंजन का साधन था। सिंधु सभ्यता के लोग योग भी जानते थे, योगासन करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से ये पता चलता है कि मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य जो उद्यम था, मतलब खाने का आर्थिक की जो चीज़ थी वो कृषि थी। सिंधु काल में क्या क्या चीज़ों को आयात किया जाता था? तो तांबा खरीदते थे ये लोग खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। सोना खरीदते थे कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से। टिन भी अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र मतलब गुजरात से। लाजवर्त मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। फिरोजा ईरान और अफ़गानिस्तान से। और नील रत्न बदरोसा से खरीदते थे। प्रमुख धार्मिक प्रतीक चिन्ह इनके क्या थे? तो सबसे पहला था स्वास्तिक चिन्ह। इसका मतलब था ये सूर्य की उपासना करते थे। तावीज प्रजनन शक्ति को बताता था। बैल जो है शिव का वाहन और सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु था। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक महत्व वाला धार्मिक महत्व वाला पशु कौन था? तो बैल था। श्रृंग शिव का रूप था। युगल समाधान, पति के साथ पत्नी को लिटा दिया जाता था, पत्नी सती हो जाती थी। भैंसा जो है देवताओं की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले बंदरगाह या डाकयार्ड या गोदी के प्रमाण कहाँ से मिले? लोथल से। अब देखो मोहनजोदड़ो से बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? कांसे की नर्तकी मतलब एक डांस करने वाली एक लड़की मिली है, नर्तकी, और ये मिट्टी की बनी है। इसी से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये कहाँ से मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य भी यहीं पे मिला है। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में मिला है। जहाज के निशान वाली मोहर भी मोहनजोदड़ो में मिली है। कांसे का पैमाना भी मोहनजोदड़ो में मिला है और पशुपति की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो में मिली है। हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से माता देवी की प्रतिमा मिली है और 837 कब्रिस्तान मिला है, ध्यान रखिएगा। चन्हूदड़ो से क्या मिला है? चन्हूदड़ो से मन के बनाने का कारखाना मिला है। चन्हूदड़ो से क्या मिला है? मन के बनाने का कारखाना। कालीबंगन जिसका अर्थ होता है काली की मिट्टी की चूड़ियाँ, तो यहाँ पर लकड़ी की नाली मिली है कालीबंगन से। काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं और जुते हुए खेत मिले हैं। घोड़े का कंकाल कहाँ से मिला है? सुतकोटड़ा से मिला है। अग्निवेदिका कहाँ से मिली है? लोथल और कालीबंगन से मिली है।
चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से। गेहूं की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। जौ की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बनवाली से। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। ये सभ्यता कब तक रही थी? 1000 साल रही। इसके पतन के भी एक से कारण नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग कारण देते हैं। जलवायु परिवर्तन, कोई कहता है कि आर्य आ गए थे इसलिए हो गया, बाढ़ आ गई है, सामाजिक ढांचे में विकृत तथा भूकंप आदि। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता, पूरा हड़प्पा सभ्यता और जो प्राचीन इतिहास का प्राक ऐतिहासिक पुरापाषाण, इसमें ही हमारा 30 मिनट चला गया है। अब हम जो है वैदिक काल पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वैदिक काल और महाजनपद का रहेगा, तो उसमें हम वो पूरे टॉपिक कर लेंगे। अगर आपने ये वाला टॉपिक पूरा अच्छे से कर लिया, इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसको अच्छे से 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो याद नहीं होंगे, तो वो मैं आपको ट्रिक द्वारा करवाऊँगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उससे जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।